Hello everyone, welcome back. Myself Javed Khan, Faculty of Civil Engineering, ECC, दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। हमारी आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने शेयर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सॉरी क्या हुआ, सॉरी। तो हमने शेयर के बारे में जाना था, उसके बारे में जितने भी चीज़ें थी शेयर को बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ शेयर पढ़ा हमने, कितने टाइप के क्रैक्स होते हैं वो डिस्कस किया, क्रैक्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो भी डिस्कस किया। फिर उन क्रैक्स को रोकने के लिए मेरे पास कितने टाइप के शेयर रीइंफोर्समेंट होते हैं। देन आफ्टर हमने क्या कर दिया, रीइंफोर्समेंट को डिजाइन कर दिया ताकि मेरे सेक्शन में कोई भी शेयर क्रैक जनरेट ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? हर एक चीज़ डिस्कस किया था हमने, डिटेल में किया था। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कौन सा, बॉन्ड एंड एंकरेज। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हो जाएगा, जो हेडिंग हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी बॉन्ड एंड एंकरेज। ठीक है, इनके बाद फिर हम सीधा स्टार्ट कर देंगे अपनी डिजाइनिंग पे, क्योंकि डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बीम के डिज़ाइन कैसे करते हैं तो उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कंसेप्ट होते हैं, जानना जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड क्या होता है समझते हैं ध्यान से। नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा बॉन्ड, भाई इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों की क्या होगी, लॉन्ग लाइफ होगी। समझ रहे हैं ना पॉइंट, नॉर्मल कन्वर्जेशन में आप इसको बोलते हो। तो वही चीज़ हमारी बिल्डिंग के अंदर होता है। अगर कंक्रीट और स्टील का बॉन्ड बहुत अच्छा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी अच्छी होगी। कंक्रीट क्या, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। क्लियर पॉइंट। अगर आपका बॉन्ड वीक है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, और स्ट्रक्चर आपका जल्दी ही फेल कर जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड के बारे में आपको समझना जरूरी है। ये बॉन्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, और बॉन्ड को आप कैसे डिज़ाइन करते हो, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या कौन कौन सा फैक्टर पे आपका बॉन्ड डिपेंड करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ बॉन्ड के बारे में, फिर आता हूँ एंकरेज पे। बॉन्ड की अगर डेफिनेशन लिखो, एक सफिशिएंट बॉन्ड इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। एक sufficient bond is required between steel and concrete to enhance the property or to enhance the मतलब strength, relative strength। जस्ट 1 सेकेंड में एक बार इसको क्रॉस चेक देख कर लेता हूँ। सॉरी क्या हो गया इसमें बॉन्ड में, हाँ, एक sufficient bond is required between steel and reinforced to prevent relative movement and proper detailing of reinforcement is required for full utilization of member strength। मतलब क्या है, मतलब आपको इतना समझना, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ। sufficient bond is required बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सफिशिएंट या अच्छा बॉन्ड होना चाहिए स्टील एंड कॉन्क्रीट टू प्रिवेंट रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील। ठीक है, देखो ध्यान से। जनरली क्या होता है ना, अपने पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कंक्रीट, ये आपका कंक्रीट है, ये आपका क्या स्टील, जैसे अगर आप इसको खींच रहे हो तो अगर ये आसानी से खींच जा रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या आपके पास, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, और एक अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर आपने इसने प्रोवाइड किया, आपने लेंथ वगैरह प्रोवाइड कर दिया, जो भी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप इसको खींच रहे हो, ये नहीं खींच रहा, ये पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, और स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अब आप बोलोगे अच्छा डिफॉर्मेशन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, तो मतलब इनके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। क्लियर हो पॉइंट? तो इन्हीं चीज़ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बॉन्ड का बता दिया। एक सफिशिएंट बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है आपको कंक्रीट और स्टील के बीच में, ताकि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मूवमेंट जनरेट ना हो। रिलेटिव मूवमेंट जनरेट होगा मतलब सिंपल सी स्ट्रेंथ वीक हो रही है। चलिए, नाउ हमारे पास आता है टाइप ऑफ बॉन्ड रेजिस्टेंस। कितने टाइप के बॉन्ड रेजिस्टेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इन चीज़ों से।
ऐसा चीज़ें दो बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुकी है। टाइप ऑफ ठीक है, चलिए जान लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है अडहेसिव, जिसको आप अडहेसिव भी बोल देते हो, अडहेसिव रेजिस्टेंस। चलिए दूसरा होता है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा होता है आपके पास कौन सा, मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास बॉन्ड रेजिस्टेंस होते हैं, सब वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है एडेसिव रेजिस्टेंस। ये एडेसिव रेजिस्टेंस बेसिकली वो बॉन्ड रेजिस्टेंस होता है बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट का ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी, ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी। किसकी वजह से आएगा, गम लाइक प्रॉपर्टी। अब क्या होता है इसका समझ में नहीं आया, अभी बताता हूँ क्या होता है ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन क्या होती है, फिर वह एक्सप्लेन करता हूँ। दिस रेजिस्टेंस टेक प्लेस, इसमें लिखिएगा एडेसिव रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस टेक प्लेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी लिख लीजिए, बताऊंगा क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट से इसमें लिख लीजिएगा आपका दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा दिस रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, और ब्रैकेट में लिखेंगे ना कंक्रीट एंड स्टील। क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल या क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही होती है। देखो ध्यान से, अब समझते पहले वन बाय वन कहना क्या चाहता है। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि आपके पास एडेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी। अगर कंक्रीट और स्टील के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, गम क्या हो गया, आसपास एक फेविकॉल होती है, चिपका ली थी चीज़ों को। कंक्रीट ये थी, स्टील ये थी, स्टील के बीच में क्या हो गया, इन मेटेरियल की जो प्रॉपर्टी थी, जिसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने जो इनके बीच में बाइंडिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस, अब नहीं खींच रहा ना, तो मतलब बाइंडिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस हुआ, उस रेजिस्टेंस को आप बोलोगे कौन सा, एडेसिव रेजिस्टेंस। इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस। बहुत प्रैक्टिकली क्लियर कर पाए आपने, ड्यू टू बाइंडिंग की वजह से, बाइंडिंग की वजह से बोल दो, या गम लाइक प्रॉपर्टी, वो चिपका ले मटेरियल ने, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट नोन एज एडेसिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस या टेक प्लेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील ड्यू टू ग्रिपिंग ऑफ बार। ग्रिपिंग ऑफ बार मतलब ग्रिप कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा आपका खुरदा टाइप का होता तो रफ सरफेस होता, तो अब ये क्या ग्रिप कर लेता गया बहुत अच्छे से। और ये आपने देखा होगा, जब बेंट होता है ना, बेंट में आप हैंडल पे देखते हो ना, ग्रिपिंग वहाँ प्रोवाइड कर देती हो अलग से। ठीक है, ताकि वो क्या हो, इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट ना हो, अच्छे से क्या हो जाए, ग्रिप कर जाए, अच्छा सा बॉन्ड बन जाए। नॉर्मली आप जिस जिम का आइटम देखते हो, जिम का आइटम जब करते हैं ना वहाँ पे, तो हर एक आइटम में छोटा सा क्या होता है, ग्रिपिंग लगी होती है, दाने दाने टाइप के होते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे से ग्रिप कर ले, वहाँ पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, हल्का सा डिफरेंस है, बस छोटा सा आपको समझना अच्छे से पड़ेगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रिपिंग ऑफ बार। बार की ग्रिपिंग से आप कंक्रीट ने क्या कर लिया, उसको बांध लिया अच्छे से। क्लियर हो पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस टेक प्लेस, दिस रेजिस्टेंस टेक प्लेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील ड्यू टू थ्रेड्स लाइक फॉर्मेशन ओवर द सरफेस। किसकी वजह से, ड्यू टू थ्रेड लाइक फॉर्मेशन ओवर द सरफेस। ड्यू टू थ्रेड्स लाइक फॉर्मेशन ओवर द सरफेस। क्लियर हो पॉइंट? तो ये चीज़ हमारे पास होती है। अब थ्रेड लाइक फॉर्मेशन क्या हो गया सर, इसको बताइए। चलिए बताते हैं।
नॉर्मली जब आपने HYSD, अगर आप मैं बात करता हूँ माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील आपके पास ऐसा प्लेन बार होता है क्या? बिल्कुल प्लेन बार होता है जिसको आप माइल्ड स्टील बोलते हो। लेकिन HYSD में यहाँ पे क्या होते हैं, जो थ्रेड्स लाइक फॉर्मेशन होती है, यहाँ की कुछ ऐसे थ्रेड्स आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। ऐसे क्या हो कि आपके HYSD पे ऐसे क्या होते हैं, थ्रेड्स प्रोवाइड होती है। उन थ्रेड्स की वजह से बहुत अच्छे से उसके बीच में कंक्रीट आ गया, उसी वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ दैट नॉन एज मैकेनिकल रेजिस्टेंस। क्लियर ऑफ पॉइंट। बहुत बार ऑब्जेक्टिव डिटेल नहीं पूछा जाता आपसे, कभी भी SSD ने अभी तक नहीं पूछा। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया SSD ने क्वेश्चन ही पूछा था इनमें से कौन सा बॉन्ड रेजिस्टेंस नहीं है। 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा कोई भी होगा, या इनमें से कौन सा बॉन्ड रेजिस्टेंस है, चौथा ऑल द अबव ऑप्शन होगा। सारे सारे क्या है, बॉन्ड रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट। इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तीसरा टाइप यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, नोट करके लिखते हैं। तो मुझे एक चीज बता दो, इन प्लेन बार, जब मैंने प्लेन बार बोल दिया तो इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकता हूँ, माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार में क्या तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। देयर विल बी ओनली एडहेसिव एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर एग्जिस्ट। देयर विल बी ओनली एडहेसिव एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर एग्जिस्ट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट का, एडहेसिव एंड resistance are exist। They are occur। ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट वो भी लिख सकते थे, और अकर कुछ भी तरह लिख सकते हो। बेसिकली मेरे पास 2 ही मिलते हैं। ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्लेन बार में नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ थ्रेड्स लाइक फॉर्मेशन, प्लेन बार या माइल्ड स्टील में नहीं होती। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट का, इन HYSD बार, तो HYSD बार के अंदर देयर विल बी ऑल रेजिस्टेंस आर एग्जिस्ट। ऑल आर एग्जिस्ट, बट more resistance is offered by concrete and is offered to concrete and steel या reinforcement by mechanical resistance। ठीक है। तो यहाँ से एक और बात और करेक्ट हो गई मेरे पास। अच्छा, 2 और पॉइंट बना देता हूँ। देखो, इन प्राइम क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, सबसे पहले इनमें से कौन फेल करेगा? सबसे पहला वीक कौन सा होगा? सबसे कम सबसे ज़्यादा वीक होगा ये वाला, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला। लिख सकता हूँ इन प्राइम क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, या द प्राइम ऑफ फेलियर। क्या हो जाएगा प्राइम क्राइटेरिया ऑफ फेलियर? एडहेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? मैकेनिकल रेजिस्टेंस इन HYSD। वो पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। जनरल पूछा जाए तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग होगा मैकेनिकल रेजिस्टेंस, और पहले फेल करेगा एडहेसिव रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे बना लिए नोट के। आई होप ये पॉइंट आपको सारा क्लियर हो गए होंगे। नाउ पहले मैंने बॉन्ड देखा, बॉन्ड आपको पता चल गया सफिशिएंट, ताकि उनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो, इसलिए मैं बॉन्ड प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए बॉन्ड को चेक करना ज़रूरी होता है। कितने टाइप के बॉन्ड रेजिस्टेंस होते हैं वो भी देख लिया, उसमें नोट जितने भी होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। बॉन्ड रेजिस्टेंस देख लिया। अब आता है टाइप ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? SSC मेंस क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ बॉन्ड। क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि एक्सप्लेन करो टाइप ऑफ बॉन्ड को, कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, उनको पूरा एक्सप्लेन करना था, डेरिवेशन करके दिखाना था। बेसिकली मेरे पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड,
और दूसरा होता है आपके पास कौन सा, एंकरेज बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहले तो याद रखना फ्लेक्सुरल, बेंडिंग मोमेंट क्यों लिख दिया, बॉन्ड, यस। दूसरा हो गया आपके पास एंकरेज बॉन्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या होता है, बाद में समझेंगे एंकरेज बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग मेरे पास हो जाएगी इसकी, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड होता है ना, उसको देखिएगा ध्यान से। ये बॉन्ड आपका फ्लेक्सुरल, आपको दिखाई दे रहा है फ्लेक्सिट की वजह से आ रहा है। जो बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है उसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट नॉन एज फ्लेक्सुरल बॉन्ड। तो एक पॉइंट इसमें लिख लेता हूँ, बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या पॉइंट था, इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट। इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू variation of bending moment along the length of beam। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करेगा यहाँ पे, अलोंग द लेंथ ऑफ, सॉरी रीइंफोर्समेंट बोल दो या बीम बोल दो, ये बात एक ही है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट उस साइड ही जाएगा, रीइंफोर्समेंट। चलिए ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको, कहना क्या चाहता है। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। चलिए, कहना क्या चाहता है ये, आपकी बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन के लिए आपने कहीं पे फॉर्मूला पढ़ा होगा सोम के अंदर भी, शेयर फोर्स भी। शेयर फोर्स जब आपके पास वी से डिनोट करते हो, डी वी इक्वल टू डी एम डिवाइड बाई डी एक्स में पढ़ा था कहीं पे, हाँ या ना, पढ़ा था ना, यस। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास कैसे बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है अलोंग द स्पैन ऑफ बीम या अलोंग द रीइंफोर्समेंट। कैसे वेरी करता है, छोटा सा याद रखो कैसे, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाओ माइंड में, कंसिडर कर लेना सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ पैराबोलिक बनेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डायग्राम बना देता छोटा सा, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कैसे किस चीज़ की बात हो रही है। देखो ध्यान से, ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन सी बीम आपने ले लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये वाली ले ली। ये आपने ले ली कौन सी बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऊपर से क्या लगा रहे हो, यूडीएल लगा रहे हो। चलिए लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं यूडीएल इसके ऊपर लगा दूंगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अगर छोटा सा देख लेना, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, इधर नीचे की साइड बना देता हूँ। बेसिकली आप चाहो तो ऊपर बना दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो मैं रेफरेंस लाइन लेता हूँ। ये आपके पास रेफरेंस लाइन से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ तक। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, बट साइड से तो मुझे एक ही बार दिखाई देगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन काट लेता हूँ। ये मेरे पास 1-1 क्रॉस सेक्शन हो गया और ये मेरे पास 2-2 हो गया। कुछ एक्सेस आपने क्या कर लिया, काट लिया, 1-1 और 2-2। चलिए, इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर से पहले मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है, एनालिसिस जब करता हूँ तो मैं इसका सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, इसमें इक्विलिब्रियम फोर्स लगाऊंगा, अप्लाई करूँगा। हाँ, 8 सेक्शन 1-1 चेक करता हूँ मैं। इसको भी 2 पार्ट में कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा वर्क स्पेस मिल जाए। 8 सेक्शन 1-1, तो 1-1 पे मुझे बता देना यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है, ये वाला मोमेंट, कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। और मोमेंट कैसे निकालते हो आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टेंशन का फोर्स लगा दूंगा यहाँ पे T, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा लीवर आर्म। तो बता सकता है कोई, मैंने टेंशन का क्यों फॉर्मूला लगाया, कंप्रेशन फोर्स क्यों नहीं यूज किया। भाई मैं स्टील बात कर रहा हूँ, स्टील की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और स्टील में कहाँ प्रोवाइड करो, टेंशन में प्रोवाइड करो, इसलिए फॉर्मूला किसका आएगा, टेंशन का। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर ऑफ पॉइंट नाउ। अब आता हूँ मैं 8 सेक्शन 2-2। ठीक है, क्या हो गया, 8 सेक्शन 2-2।
जब मैं सेक्शन 2.2 पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मूवमेंट सेक्शन 2 पे। अच्छा, यहाँ पे जो मूवमेंट था यहाँ पे मूवमेंट है क्या? दोनों इक्वल मूवमेंट है क्या? नहीं ना भाई, इस वाले पॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा है इस वाले पॉइंट से, यानी 8 सेक्शन 2.2 पे मूवमेंट क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? मैं उसको लिख देता हूँ m प्लस में डी एम, कुछ ज़्यादा है, नहीं पता कितना है, आगे बताऊँ कितना है। क्लियर हो पॉइंट? चलिए, अब मोमेंट ज़्यादा है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है टेंसाइल फोर्स इंटू में लीवर आर्म। या तो लीवर आर्म ज़्यादा होगी या टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होगा, और मुझे पता है आरसीसी में लीवर आर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा लीवर आर्म वहाँ पे चेंज होता है, वहाँ पे फोर्स चेंज नहीं होता जनरली। बताऊँगा ये डिफरेंस, क्या अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बस हटा दो दिमाग से। इतना याद रखो, आरसीसी में लीवर आर्म आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो मतलब क्या बड़ा होगा? टेंसाइल फोर्स बड़ा होगा। और कितना टेंसाइल फोर्स बड़ा होगा? मैं लिख सकता हूँ डी टी इंटू में लीवर आर्म। ये इक्वेशन बन गया आपके पास 2। क्लियर हो पॉइंट? आई थिंक यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगा। तो मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है डी एम। डी एम कैसे निकालोगे? इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करो और वैल्यू बताओ मुझे कितने आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो आप? माइनस करो। यस, किधर नाउ चलिए, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास जो बचेगा डीएम बचेगा, और डीएम कितना बचेगा आपके पास? dt मल्टीप्लाई लीवर आर्म बच जाएगा क्या? इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। ठीक है, अगर यहाँ से dt आप कैलकुलेट करना चाहो कितना चेंजिंग फोर्स हुआ, वो dt आप लिख सकते हो चेंजिंग मोमेंट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लीवर आर्म। ये आपका एक और वैल्यू मैंने आप बनाया, नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 4 भी दे सकते हो, बट इतना काफ़ी है। अब आता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। बहुत ज़्यादा हॉस पॉस तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है, हॉस पॉस नहीं हो रहा। ठीक है, जहाँ पर मुझे लगेगा हॉस पॉस हो रहा है तो मैं इस पर रेज करके कंप्लीट आ जाऊँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम कोशिश करते हैं कि यहीं तक अपने को ख़त्म कर दें। अब आता हूँ मैं किस पे? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम याद आ रहा है? सॉम के अंदर बहुत बार बनाया होगा, सर ने बना दिया होगा कि इसको अलग से। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? इस वाले सेक्शन का निकाल रहा हूँ। तो यानी कि मेरे पास स्टील आपके पास कुछ ऐसी है, थोड़ा ऐसे इसको ऐसा बना देता हूँ स्टील बार को, ताकि और अच्छे से आप क्या कर सको, समझ सको। इस साइड आपके पास फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स, इधर जो फोर्स लग रहा होगा T प्लस में dt लग रहा होगा, यानी इस साइड 8 सेक्शन 2.2 पे, ये सेक्शन 1.1 है, ये सेक्शन 2.2 है। तो सेक्शन 2.2 पे टेंसाइल फोर्स कितना है? T प्लस में dt। अच्छा, आपकी एक चीज़ माइंड में दिमाग मारोगे, सर अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम, तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो आपका मटेरियल उधर खिंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में कंक्रीट भी तो होती है ना, कंक्रीट का क्या लगेगा? यहाँ पर स्ट्रेस लगेगा इस तरह से। कंक्रीट भी रेजिस्टेंस करेगी ना इसको भाई, रोकने की कोशिश करेगी, और कंक्रीट किस डायरेक्शन में करेगी? इस डायरेक्शन में करेगी। ठीक है, और कितना रोकेगी? dt के बराबर रोकेगी, अभी बताऊँगा उसको। जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ कंक्रीट का स्ट्रेस को टाउ से क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट? चलिए, अगर मैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम करूं इसको, फ्रॉम इक्विलिब्रियम, चलिए करके बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम जब करोगे तो आपके पास T माइनस इस साइड की वैल्यू आएगी T प्लस में dt, और ये वैल्यू इधर आए तो आपके पास प्लस में हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये फोर्स है, यहाँ पे क्या स्ट्रेस है, तो अपन बेसिक फार्मूला सिग्मा इक्वल टू P डिवाइड बाई ए। आपको स्ट्रेस है, अब किस में स्ट्रेस को कन्वर्ट करना है? फोर्स में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालो? स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये सारा के सारा एरिया कैसे निकालोगे? ये आपके पास एरिया कैसा निकालते हो आप? जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो? आपको पता है एरिया सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई r इंटू में l। ऐसे होता था, l बोल दो, h बोल दो, कुछ ऐसे बोलते थे। अच्छा जी, बिल्कुल सर बोलते थे। इसको मैं पाई इंटू में फाई इंटू में, और l की जगह h की जगह जो डिस्टेंस होगा इसको dx बोल दूँ क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? dx है, तो इसको मैं dx बोल दूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मेरे पास ये एरिया बन जाएगा अगर dx, ये एरिया होगा। स्ट्रेस कितना हो गया? टाउ इंटू में पाई इंटू में फाई इंटू में dx, और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यहाँ से टी कैंसिल आउट होगा, डी टी किसके बराबर बचेगा आपका, डी टी बचेगा, इधर माइनस की वैल्यू तो इधर प्लस की हो जाएगी, टाउ इंटू में पाई इंटू में फाई और इंटू में डी एक्स। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक बन गया। डी टी आपको पता है डी टी किसके बराबर होगा आपका, डी एम डिवाइड बाई एल ए लीवर आर एम के बराबर होगा इंटू में टाउ पाई इंटू में फाई इंटू में डी एक्स। निकालना क्या था आपको, टाउ निकालना था, शेयर स्ट्रेस निकालना था, यहाँ पे कितना शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो, या बॉन्ड स्ट्रेस इसको बोल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेस। तो टाउ की वैल्यू जो यहाँ से लिखोगे आप, कैसे बनेगा ये आपका, तो बनेगा डी एम डिवाइड बाई पाई इंटू में फाई इंटू में डी एक्स और इंटू में लीवर आर एम। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपका, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक बार दोबारा देखो अच्छे से, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। एक बार देखो इसको, फिर मैं रिपीट करता हूँ। यस, आपने देख लिया ये, ठीक है। तो इधर वापस आ जाता है अपने टॉपिक पे। मौसम चेंज होने की वजह से ना तो कोल्ड हो जाता, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कोई नहीं, अपन टॉपिक पे फोकस करते हैं। टाउ निकाल लिया, ठीक है। इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको, सीरियस स्ट्रेस इक्वल टू, क्योंकि नीचे कई बार अगर आपको नहीं दिखाया जा रहा है, डी एम डिवाइड बाई पाई इंटू में फाई इंटू में डी एक्स और मल्टीप्लाई लीवर आ रहा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली शेयर स्ट्रेस लिखा होगा या बॉन्ड स्ट्रेस लिखा होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस डायरेक्टली वैल्यू आपके पास डी एम डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला गिवन मिलेगा, चेक करना आपका कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। ऐसा से जाइए, रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और जितने भी पीएससीज आप देखोगे लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर के पीएससीज में भी एक क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। तो याद रखना, लीवर आराम से इस वाले एरिया को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो, देखो इस फॉर्मूले में एक और चीज़ भी मेंशन हो सकती है। यहाँ पे जो बार है मेरे पास, सिंगल बार दिखा रहा हूँ मैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ बार 3-4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे n वैल्यू से भी और क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, n फॉर नंबर ऑफ बार कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नंबर ऑफ बार। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, n नंबर ऑफ बार, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना, ये जो द वैल्यू ऑफ टाउ शुड बी लेस देन टाउ बी डी, जो परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है ना, उससे क्या होता है आपका, कम होना चाहिए, ठीक है। अभी टाउ बी डी के पे आऊँगा तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लेना, मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किया, आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मेंस में आ जाता है तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट से हमने समझ लिया, बट फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है ये वाला। अब आते हैं हम सेकंड वाले एंकरेज बॉन्ड पे। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ कम्प्लीटली। चलिए, सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, एंकरेज बॉन्ड हो जाएगा। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसको। इस तरह से आपने कोई बीम बना ली, यहाँ पे सेक्शन में इंटरसेक्शन दिखा दिया, और रीइंफोर्समेंट को आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ थी ना, इस लेंथ को आप बोलोगे एंकरेज लेंथ, जिसको डिनोट करोगे आप L से। क्लियर हो पॉइंट, एंकरेज लेंथ। चलिए, इसमें एक डेफिनेशन का पॉइंट लिख देता हूँ। दिस बॉन्ड स्ट्रेस लिखेगा पॉइंट, मैं बोल देता हूँ आपको।
This bond stress developed around bar to provide proper anchorage so that reinforcement attains its desired stress. क्या हो गया, क्या बोल दिया, अभी देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, जो दिस बॉन्ड स्ट्रेस, एक बार लिख देता हूँ इस पॉइंट को, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दिस बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप around reinforcement around the bar to prevent this stress develop around the bar to prevent क्या भूल गया मैं, to prevent नहीं, provide proper anchorage so that reinforcement, yes, to provide anchorage so that reinforcement attains its desired stress, ये डिजायर स्ट्रेस क्या या परमिसिबल स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, बात एक ये। इसका मतलब ये होता है, देखो जो रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है, 0.87 FY। इस स्ट्रेस को ये अटेंड या अचीव कर लेना चाहिए, इतना लेंथ आपको कम से कम प्रोवाइड करना है। तो आगे जाके इसी लेंथ को दूसरे टर्म में बोलूँगा मैं, डेवलपमेंट लेंथ आगे बोलूँगा, अभी नहीं बोल रहा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिकॉन्क्रीट आपने रीइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने प्रोवाइड कर, तो कोई भी रीइंफोर्समेंट हटा दो, कुछ भी चीज़, और मैंने इसको खींच गई, क्या इसकी स्ट्रेंथ यूज हो पाई, नहीं हुई ना। देखो दोबारा से आपने ऐसे लिया और इसको खींच गया, क्या इसकी स्ट्रेंथ यूज हो पाई, नहीं हो पाई। फिर आपने कोई एक लेंथ, सफिशिएंट लेंथ आपने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया इस तरह से। अब इसको खींच रहे हो, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे ये वाला हो गया, डिफॉर्मेशन होने के बाद स्ट्रक्चर क्या कर दिया, टूट गया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो पाई, इस बार यूज हो पाई। उस डिजायर्ड स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए आप कितना एंकरेज, कितनी लेंथ आप प्रोवाइड करोगे, इज नॉन एज एंकरेज लेंथ। पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत। देखो द बॉन्ड स्ट्रेस, यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा भाई, जब आप किसी चीज़ को खींचोगे, फोर्स लग रहा है, फोर्स को आपको डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय एरिया से करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड अराउंड द बार, बार के आसपास होगा जब चीज़ों को खींचोगे आप। प्रोवाइड एंकरेज में तो प्रोवाइड लेंथ प्रोवाइड करोगे, सो दैट रीइंफोर्समेंट अटेंड्स इस डिजायर स्ट्रेस, ताकि रीइंफोर्समेंट अपनी स्ट्रेस को क्या करे, अटेंड करे, पहुंच सके, रीच कर सके। उससे पहले अगर फेल हो गया तो मतलब आप उसकी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे, फालतू में अनइकोनॉमिकल हो रहा है, स्ट्रक्चर का फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए इतना पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई मेरे पास, डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ यहाँ की बजाय मैं लिखता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, उधर मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं हेडिंग बना के, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास डेवलपमेंट लेंथ। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप एलडी से डिनोट करते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आईएएस कोड ने दे रखा है, फॉर्मूला कैसे निकलता है बिल्कुल विदिन 30 सेकंड में आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करके बता दूंगा। आप यहाँ पे टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, आप 30 सेकंड में आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो डेवलपमेंट लेंथ की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, ये वही चीज़ होगी, मिनिमम लेंथ इज रिक्वायर्ड एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट, ठीक है, embedded in the concrete, minimum length of reinforcement required to be embedded in concrete for development of permissible stress of steel या reinforcement। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगा। minimum length is required for minimum length is required to be embedded in concrete
फॉर डेवलपमेंट और ऑफ परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, या डिजायर बॉन्ड स्ट्रेस, जिसको आप डू नॉट करते हो किससे, टाउ बीडी से। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, बॉन्ड स्ट्रेस में परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। कितना होता है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, 0.87 Fy। क्लियर हो पॉइंट। चलिए थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। गेट यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा, लास्ट 2020 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था देखते हैं ध्यान से, समझते हैं सारे क्वेश्चंस को। इस तरह से होता है, ठीक है। ये कंक्रीट किया और कंक्रीट के अंदर आपने क्या कर दिया, इस स्टील बार को क्या कर दिया आपने, प्रोवाइड कर दिया। ऐसा मान के चलो स्टील बार को आपने ऐसा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रेस लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, या स्ट्रेस लिख देता हूँ 0.87 Fy, आप यहाँ पे T लगा रहे हो, कुछ भी मान दो, ठीक है। जो भी आप XYZ बोलना चाहो कोई इशू नहीं है। ये अभी मैं इसको T से डिनोट कर देता हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ ताकि स्ट्रेस जनरेट हो जाए, ठीक है। चलिए जब यहाँ से फोर्स लगाओगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कंक्रीट के अंदर है। देखो ध्यान से, वही चीज़ अभी जो एग्जांपल दिया था मैं, ये वाला एग्जांपल, ये कंक्रीट स्टील आप खींच रहे हो, जब यहाँ पे खींचोगे तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा क्या, ठीक है। उस स्ट्रेस की वैल्यू कैसे होगी, ध्यान देना यहाँ से, या स्ट्रेस का डिफॉर्मेशन कैसा होगा, वेरिएशन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉन्ड स्ट्रेस कैसे होगा, तो यहाँ पे देखना मैं निशान बना, इस तरह लाइन खींच रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर नहीं दिखाया जा रहा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल भी आप सोचोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो पॉइंट। तो वही चीज़ होगी, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, धीरे धीरे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम होती हुई चली जाएगी। यही डायग्राम दिया था, और डायग्राम देने के बाद गेट ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट 2020 के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसा था कुछ आपका, उस बस ऑप्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को 4 ऑप्शन थे इसी तरह से, और इस तरह से आपके पास वैल्यू दे रखी थी, इस तरह से ये पैराबोलिक में दे रखी थी इस तरह से। तो ये करेक्ट था, यानी धीरे धीरे स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा जिसको आप बोल सकते हो टाउ, टाउ किसके बराबर होगा, बॉन्ड स्ट्रेस के बराबर होगा, इक्वल टू टाउ BD। क्लियर हो पॉइंट। चलिए समझते हैं। जब यहाँ पे आप टेंशन फोर्स इधर से लगाओगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा इस साइड, इतना पता है आपका। चलिए मैं लिख देता हूँ, इधर आ जाता हूँ मैं, इधर यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो इधर देखो ध्यान से, जब आप टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लगाओगे, जब आप इसको खींच रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो उस साइड में क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा क्या, तो उसको रेजिस्टेंस फोर्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जब आप एक चीज़ को ऐसे खींचोगे तो इनके बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा। टेंसाइल फोर्स अपन वही बेसिक फार्मूला, वही फोर्स सिग्मा इक्वल टू, मैंने बोला जितने भी फॉर्मूले होंगे सिग्मा इक्वल टू P डिवाइड बाई है, इसे सोल्व करेंगे। P इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। अच्छा ये फोर्स है, फोर्स का फिर क्या हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया निकालोगे। टेंसाइल फोर्स का टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, टेंशन का मतलब स्टील हो गया। और मैंने बताया था होल RCC के अंदर जब भी मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात करूं, या स्टील के स्ट्रेस की बात करूं, या रीइंफोर्समेंट के स्ट्रेस की बात करूं, तो एक ही डाटा याद आना चाहिए, एक ही वैल्यू याद आनी चाहिए। कौन सी, 0.87 Fy। अच्छा इसका मुझे एरिया बता सकते हो कोई, अभी निकाला था। एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा आपके पास 2πRL, ठीक है। तो डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस आपके पास, इस बार जो डिस्टेंस हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ के बराबर ले रहा हूँ, LD। तो यहाँ पे उस एरिया को आप लिख सकते हो किसना, अगर नंबर है तो नंबर n से कर देते हो, बट मैं एक ही कंसिडर करूँगा, पाई इंटू में फाई, सरकमफ्रेंस हो गया, मल्टीप्लाई लेंथ डेवलपमेंट लेंथ। अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया,
2πrl एरिया, सरफेस एरिया होता है सिलेंड्रिकल का, और 2r किसके बराबर हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया। पाई डी एल हो गया क्या, पाई डी, डी फॉर यहाँ पे डायमीटर की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, फाई इंटू में लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। नाउ एल डी रेजिस्टिंग फोर्स, अच्छा वहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा होगा, वहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा आपका स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना होगा, बी इंटू में डी, टाउ बी डी। ये क्या हो गया आपका, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा आपका, तो ये डेवलपमेंट एरिया हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, एक क्रॉस चेक और कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। वेट, जस्ट उल्टा कर दिया मैं वही चीज़। जस्ट 1 सेकेंड, ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ का नहीं है, ये एरिया यहाँ का है, वही तो मैं देख रहा हूँ। देखो पाई इंटू में फाई इंटू में डेवलपमेंट लेंथ, ये एरिया इसका हो गया। तो एरिया ऑफ स्टील बार का तो होगा ना पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वेयर, ये एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, आपका फोर्स निकल गया। चलिए कुछ कट रहा है क्या, फाई से फाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, निकालना क्या है, एल डी, डेवलपमेंट लेंथ निकाल देते हैं। ये वैल्यू इधर आएगी तो इधर कितना बचेगा, 0.87 एफ आई, ये फाई बचा नहीं थी यहाँ पे, इंटू में फाई, और तो कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। यही फॉर्मूला आपने बार बार देखा होगा अपने क्वेश्चन के अंदर, बहुत बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है। डेवलपमेंट लेंथ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, सारा डाटा आपको यहाँ पे गिवन मिल गया। ये आपको जो फॉर्मूला किसके अंदर दे रखा है, ये दे रखा है एलएसएम के लिए। अगर यही इस फॉर्मूले को मैं डब्ल्यूएसएम को बनाऊंगा, 0.87 एफआई को सिग्मा एस टी से डिनोट करता हूँ वहाँ पे, परमिसिबल टेंसाइल स्टील। तो आपके पास 4 इंटू में टाउ बी डी, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, अब फॉर्मूला बन गया डब्ल्यूएसएम का। ग्रेड ऑफ स्टील गिवन मिलेगा, डायमीटर ऑफ बार गिवन मिलेगा, वरना डायमीटर ऑफ बार आप एज्यूम कर लोगे, यूज कर लोगे, ठीक है। फॉर टाउ बी डी, टाउ बी डी वियर इज टाउ बी डी क्या है, टाउ बी डी होता है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। क्या होगा आपका, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, जो एक्चुअली डिपेंड करेगा किस पे है, ग्रेड ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। इसकी एक टेबल मिलती है, आई एस को टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन भी मिलेगा आपको, टाउ बी डी की। यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी आपके पास, इस साइड क्या होगा, टाउ बी डी जब निकालोगे तो, हाँ टाउ बी डी की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और एक साइड हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाउ बी डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए बेसिकली लेता हूँ। ऐसे अगर M30 लोगे तो 100 ने आपकी सारी वैल्यू हो जाएंगी, बट मैं एक लेके चलता हूँ किसका, M20 के लिए। तो ये वैल्यू में थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्या हो गया आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है ना। देखो दोबारा देख, इधर तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो भैया इधर आएगा ना सारा डाटा, कहाँ है दिमाग चल रहा है उधर। M20 25 30 35 मोर देन M40 और इक्वल टू 40, ठीक है। चलिए यही होगा ना, हाँ यही हो गया। यहाँ पे आपकी टाउ बी डी की वैल्यू एलएसएम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी 1.2 1.4 1.5 1.7 एंड 1.9। अगर यही वैल्यू को आप लोगे किसके अंदर, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग लोगे टाउ बी डी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, 0.8 0.9 1 1.1 एंड 1.2 बेसिकली वाली वैल्यू हो जाएंगी। इस तरह से वैल्यू आपको डब्ल्यूएसएम की वैल्यू गिवन दे दिया मैं, और आपको एलएसएम की वैल्यू गिवन दे दिया। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस याद क्या रखना वो सुनना ध्यान से। यहाँ पर जो डाटा दिया है ना, ये डाटा ओनली दे रखा है किसके अंदर, माइल्ड स्टील इन टेंशन, इसने जो डाटा दिया, जो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से कैलकुलेट करोगे, देखो जो वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल M20 के लिए कितना पुट करोगे, 1.2 पुट करोगे। अगर 1.2 पुट करोगे तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ निकलेगा, ये निकलेगा माइल्ड स्टील इन टेंशन में।
यानी कि माइल्ड स्टील Fe250 यूज कर रहे हो टेंशन बार के अंदर। क्या हम पूरी डिजाइनिंग में Fe250 यूज करते हैं या माइल्ड स्टील यूज करते हैं? नहीं ना, हम HYSD बार भी यूज करते हैं, उसके लिए IS कोड ने टेबल नहीं दिया। और टेंशन में क्या प्रोवाइड करता है? हम कंप्रेशन में भी तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी IS कोड ने टेबल नहीं दिया। अगर IS कोड ऐसे टेबल देता तो टेबल बनती 4, माइल्ड स्टील इन टेंशन, माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन सेकंड टेबल, HYSD इन टेंशन थर्ड टेबल और HYSD इन कंप्रेशन फोर्थ टेबल, 4 टेबल बनती। IS कोड ने 4 टेबल ना बना के ना 2 पॉइंट मेंशन कर दिए यहीं पे ही। वो 2 पॉइंट क्या आते हैं आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, भी लिख देता हूँ यहाँ पे। IS कोड बोला फॉर HYSD बार, HYSD बार the above value of HYSD the above value of tau BD is enhanced by by 60%। इस डाटा को 60% क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, या इनहेंस की जगह आप लिख सकते हो इंक्रीज बाय 60 mm। 60% क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और वही बोला फॉर कंप्रेशन जोन, या फॉर कंप्रेशन द अबो वैल्यू, किसकी वैल्यू, टाउ बीडी ऑफ टाउ बीडी। याद रखना टाउ बीडी की वैल्यू को इंक्रीज करना है, एलडी की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करना है, ध्यान देना इधर, ठीक है। अभी बताऊंगा अभी पॉइंटों को। द अबव वैल्यू ऑफ टाउ बीडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। 2 वैल्यू आप याद रखना, इज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्या करोगे आप, इस डाटा को इंक्रीज कर दोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, इंक्रीज कर दोगे। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे। अब 2 नोट के पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, फिर लिखूंगा, फिर और दोबारा से टेबल बनाऊंगा ताकि हर एक फॉर्मूला मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट का पहला पॉइंट, डेवलपमेंट लेंथ। अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करता हूँ तो डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? तो मैंने बोला जब भी डिपेंडेंट का क्वेश्चन पूछा जाए, डिपेंडेंट पे आपका इंक्रीज करेगा डिक्रीज करोगा, एक ही डाटा याद रखिएगा, वो आपका क्या होगा, फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू गिवन है तो डिपेंड करेगा, फॉर्मूले में अगर वो वैल्यू गिवन नहीं है तो डिपेंड नहीं करेगा। यस, फॉर्मूले में FY दे रखा है, अगर आप FY की वैल्यू को, ग्रेड ऑफ स्टील को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेकंड, अगर ग्रेड ऑफ स्टील को, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को आप इंक्रीज करोगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया, तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपकी इंक्रीज हो रही है, उससे टाउ बीडी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये वैल्यू टाउ बीडी की इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं ग्रेड लिख देता हूँ, FCK लिख देता हूँ। FCK को अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट याद रखना बस ये, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना। अभी लिखूंगा नोट का पॉइंट, वहाँ तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया ताकि मैं अब इसको इरेज कर दूँ, मुझे वर्क स्पेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, और मैं उससे अपना काम करूँ। और साथ में आपको ये टेबल जो पॉइंट लिखवाए ना, इनको दोबारा एक टेबल की तरह से बना देता हूँ ताकि आप आसानी से सबको याद रख सको, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसा याद करोगे तो पॉइंटों में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं एक टेबल के फॉर्मेट में बना दूंगा सारे को, और बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना। अपना काम क्या है, हर एक चीज़ को आसान बना देना, स्टडी को आसान बना देना, ताकि आप बहुत आसानी से समझ सको चीज़ों को। RCC बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते कि जब आप RCC पढ़ो ना तो आप पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ो। इवन किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो तो आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ो, वो तो वो हर सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। चलिए, और RCC की सबसे अच्छी बात मैं बता चुका, पूरा प्रैक्टिकल भी चलता है। नाउ तो उन्हीं पॉइंटों को, नोट का पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, वो तो मैंने पॉइंट लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी, इस साइड बना देता हूँ मैं टाइप ऑफ स्टील या ग्रेड ऑफ स्टील, टेंशन कंप्रेशन में हो जाएगा, वैल्यू ऑफ LD का फॉर्मूला,
रिमार्क, ठीक है। पहला हो जाएगा माइल्ड स्टील इंटेंशन। एलडी का फॉर्मूला क्या होता था, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी, क्या फॉर्मूला था, 0.87 FY इंटू में 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD, ये फॉर्मूला था क्या, अभी पढ़ा था हमने, तो लिख देते हैं। रिमार्क में कुछ भी नहीं आएगा। अगेन सेकंड हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील एंड कंप्रेशन। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता था वो आपके पास कितना होता था, डेवलपमेंट लेंथ 0.87 FY इंटू में 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD। अब टाउ BD की वैल्यू को कितना परसेंट आप इंक्रीज कर दोगे, कंप्रेशन के लिए 25%, और 25% को 1.25 इंटू में टाउ BD लिख सकते हो क्या। और रिमार्क को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मुझे वर्क स्पेस मिल जाए। रिमार्क को मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला बन गया आपका वो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा 0.87 FY इंटू में 5 डिवाइड, जब इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा आपके पास 5 इंटू में टाउ BD। और इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD। इधर लिख देना आप रिमार्क। रिमार्क में यहाँ पे टाउ BD की वैल्यू को कितना परसेंट आपने इंक्रीज कर दिया, 25% इंक्रीज। इंक्रीज को मैं ऐसा लिख देता हूँ बस रिमेंबर के लिए, पॉइंट में लिख चुका हूँ, यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। आपके माइल्ड स्टील कंप्रेशन में हो गया, माइल्ड स्टील टेंशन में हो गया। अब आ जाओ आप किस में, HYSD इंटेंशन। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता था, लिख देता हूँ, डेवलपमेंट लेंथ का मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ 0.87 FY डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD। HYSD के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करते थे, यस 60%। तो 60% को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू में टाउ BD की वैल्यू को, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा 0.87 FY इंटू में 5 डिवाइड बाई 6.4 डिवाइड बाई टाउ BD। तो यहाँ पे आपने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, टाउ BD की वैल्यू को 60% इंक्रीज कर दिया। नाउ HYSD इन कंप्रेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर्मूला 0.FY इंटू में 5 डिवाइड बाई टाउ इंटू में, कंप्रेशन की बात हो रही है, कंप्रेशन की बात हो रही है तो मतलब कितना परसेंट इंक्रीज करते हो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। 60% तो आपको इंक्रीज करना माइल्ड स्टील से कंप्रेशन में लाने के लिए, मैं लिख देता हूँ 1.6। और टेंशन से कंप्रेशन में जाने के लिए आपको कितना परसेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा, 25%, 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंटू में टाउ BD तो एक्चुअल जो फॉर्मूला इसका बन जाएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.87 FY 5 डिवाइड बाई 8 इंटू में टाउ BD। यहाँ पे 60% इंक्रीज करोगे एंड और आपके पास 25% में क्या करो इंक्रीज करोगे, 60% HYSD के लिए, 25% कंप्रेशन के लिए। तो आपको ये कंप्लीट आप टेबल को आसानी से याद रख सकते हो। अब आप सोचोगे सर इतने सारे फॉर्मूले हो गए कौन याद रखेगा, देखो बहुत सिंपल है, आप एक ही फॉर्मूला याद रख लो और इतना याद रख लो मुझे कितना परसेंट आपको इंक्रीज करना है, बस आप उस तरह याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप चाहो तो ये से भी याद रख सकते हो, देखो फॉर्मूला वही है, पहला कितना था 0.874 FY इंटू में 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD, तो याद रखना है। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6.4, नेक्स्ट 8, 4 5 6.4 8, ऐसा याद रख लो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपको। इसलिए दो अलग अलग फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सीधा फॉर्मूला जाएगा और पूछ लेगा ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, या HYSD बार इन कंप्रेशन का कौन सा फॉर्मूला होता है, सीधा पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए ये डाटा भी रफली आपको याद रखना, और बेटर तो यही है कि आप इसी डाटा को क्या कर लो, याद रख लो, ताकि आपको कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 4 5 6.4 और 8 रिमार्क वगैरह आपने लिख दिया और हर एक चीज़ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन आपको वहाँ पे कर दी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
नेक्स्ट आते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, एक नोट का पॉइंट भी मुझे लिखवाना है। पहले नोट ही लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। चलो नोट, इसमें एक पॉइंट याद रखना, क्या लिखना है? फॉर या इन केस ऑफ बॉन्ड फेलियर, bond failure, to make it safe is provided less number of bar, less number of smaller dia instead of more number of larger dia। क्या चीज़ बोल दिया सर आपने? नहीं समझ में आया है, अभी समझा। देखो इसमें दो चीज़ों को पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आरसीसी के अंदर कभी भी मैं ज़्यादा डायमीटर के बार को यूज नहीं करता हूँ, हमेशा कौन से बार को यूज करता हूँ? स्मॉलर डायमीटर के बार को। क्यों करता हूँ? देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक मैं रीइंफोर्समेंट, एक आपको पास सेक्शन बना दिया ये वाला, दूसरा सेक्शन मैंने बना दिया कौन सा? ये वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस वाले सेक्शन की, इसमें मैं बोलता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा हैवी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, यानी डायमीटर ज़्यादा ले लिया। आपके पास कितना ले सकते हो? आप ले सकते हो आपका 28 डायमीटर का, 32 डायमीटर का, 36 डायमीटर का, तो आपके फॉर एग्जांपल 2 ही बार आए। इसमें आपने छोटे छोटे डायमीटर यूज किया, कितना mm का? 12 mm का यूज़ किया, 20 mm का यूज़ किया, 16 mm का यूज़ किया, तो आपके नंबर ऑफ बार कितने निकल गए? 4 निकल गए। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना, 2 का बॉन्ड बनेगा, इनको 2 के आसपास कॉन्क्रीट क्या करेगी? बॉन्ड बनाएगी। इनके पास कॉन्क्रीट बॉन्ड बनाएगी, इसके पास भी कॉन्क्रीट बॉन्ड बनाएगी। तो मुझे बता सकते हो बॉन्ड किसका ज़्यादा बनेगा, या बॉन्ड की वजह से स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी? ऑब्वियसली बात, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए कभी भी आईएस कोड ने ये मेंशन नहीं किया कि आप डायमीटर ऑफ बीम इतना, डायमीटर ऑफ बार इन बीम में इतना लेके चलो, नहीं बताया कहीं पे भी। वो डिजाइनर के ऊपर छोड़ दिया, जो डिजाइनर होगा या साइट इंजीनियर होगा तो उनको ये चीज़ पता है, अगर मैं ज़्यादा डायमीटर का यूज करूँगा तो ऑब्वियसली बात नंबर ऑफ बार तो कम आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा? वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। इसलिए साइड पे हमेशा आप देखते हो 20 mm का डायमीटर के बार का जनरल, 16 mm 20 mm का डायमीटर का जनरली मैं यूज करता हूँ, ताकि मेरे नंबर ऑफ बार ज़्यादा आ जाए, और जितने नंबर ऑफ बार ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? उनके बीच की बॉन्ड बनेगी, अच्छा बनेगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक तो 2-3 लोग आपस में एक दूसरे को पकड़ के बैठे, एक 10 लोगों को बॉन्ड बन गया, तो भैया 10 वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा ना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, क्लियर हो पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? तो कभी भी मैं लार्जर डायमीटर स्मॉल नंबर ऑफ बार कभी यूज नहीं करता हूँ, हमेशा स्मॉलर डायमीटर लार्ज नंबर ऑफ बार आर ऑलवेज, या लेस, हाँ स्मॉलर डायमीटर लेस नंबर ऑफ बार इज ऑलवेज प्रिफर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये नोट हो गया। एक और नोट लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बेसिकली इन जनरल टर्म्स के लिए समझने के लिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ को या बॉन्ड मैकेनिज्म को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, नंबर ऑफ बार हो गया आपका, और नोट में कुछ और पॉइंट भी थे। हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा ना इसको पीछे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ देखता हूँ, फैक्टर इंक्रीज ऑफ बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन बाद में करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको डिस्कस कर देते हैं साथ में, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे।
बेसिकली कुछ नंबर ऑफ फैक्टर डिपेंड करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हो गया हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, या हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जितनी ज़्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उसकी। क्लियर हो पॉइंट? HYSD बार इंस्टेड ऑफ माइल्ड स्टील या प्लेन बार, ठीक है। माइल्ड स्टील की जगह आप HYSD प्रेफर करोगे, उससे भी क्या होगा, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छी। डेवलपमेंट लेंथ की बात नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसके बाद हो गया आपके पास नॉमिनल क्लियर कवर, या क्लियर कवर बोल सकते हो आप, नॉमिनल क्लियर कवर बोल दो, एक ही बात है। नॉमिनल क्लियर कवर आपके पास जितना ज़्यादा होगा मोर, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो ध्यान से, यहाँ पे जितना ज़्यादा कवर होगा ऑब्वियसली बात उतनी ज़्यादा कंक्रीट होगी, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। और वही आपके पास जो स्टीरअप्स है, 1 2 3 4 स्ट्रिप्स इज प्रोवाइडेड इन लेस स्पेसिंग, यानी पास पास। अगर स्टीरअप्स आप पास पास प्रोवाइड करोगे उससे भी आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली ये कुछ पॉइंट थे आपके पास। हाँ, स्मॉलर डायमीटर बार ये लिखवाए ना अभी ना, अगर स्मॉलर डायमीटर ऑफ बार आप प्रोवाइड करोगे उससे भी क्या होगी आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायमीटर ऑफ बार, उससे भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिकली ये आपके पास 3 2 5 5 आपके पास फैक्टर हो गए जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई भी पॉइंट आ सकता है, कोई भी पॉइंट पूछ सकता है कि मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज। ये वाला डाटा इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा आपका डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज बाई बंडल। हेडिंग क्या थी, हेडिंग में देख लेता हूँ एक बार, हेडिंग क्या थी डेवलपमेंट लेंथ के लिए। डेवलपमेंट लेंथ इज इंक्रीज ड्यू टू बंडलिंग। नोट का अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, डेवलपमेंट लेंथ इज इंक्रीज ड्यू टू बंडलिंग। ठीक है, इस साइड आपके पास बंडलिंग है, बंडल, और आपके पास इधर बोल सकते हो परसेंटेज डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज। अगर आपके पास 2 बार का एक बंडल है, 2 बार एक दूसरे के साथ जोड़ रखें तो आपका ये इंक्रीज होगा कितना, 20%। 10% आप क्या करोगे, डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 3 बार लेके चल रहे हो तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा आपका, 20% डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ को 20% आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। आइस कोड पॉइंट को मेंशन कर चुका है। अगर 4 बार आपका बंडल बना दे, 4 बार को एक साथ बना के आप यूज कर रहे हो तो आपके पास 33% आपका डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जी आप उसको कर सकते हो। ये डाटा डायरेक्टली कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए रफली थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हमारा कुछ ऐसा डाटा होता है। तो नेक्स्ट हमारे आप पास आता है डेवलपमेंट लेंथ हो गया, वे टू प्रोवाइड इंक्रीज। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वरना फिर ऐसे नोट्स के पॉइंट चलते रहेंगे। तो बेसिकली एक बार दोबारा इसको मैं कवर अप कर देता हूँ, एंड अप कर देता हूँ। मैंने टेबल बनाया, टेबल आप बहुत सिंपल है, याद रख लेना। HYSD बार के लिए 60% इंक्रीज करता हूँ, ये अलग से ऑब्जेक्टिव में आता है। और आपके पास किसके लिए, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, कंप्रेशन के लिए, टेंशन से कंप्रेशन जाओगे तो आप 25% क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर हम सॉल्व करके आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या था, कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ, यानी LD पूछा इन RCC वर्क इफ M20 एंड FE फॉर FE 500 ग्रेड आर यूज्ड वेयर टाउ BD आपका 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्या क्या दे दिया, M20 दे दिया, FE 500 दे दिया, और साथ में यहीं पे लिख देता हूँ टाउ BD की वैल्यू दे दी कितनी, 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। निकालना क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। FE 500 किसकी बात हो रहा है, माइल्ड स्टील एक HYSD है, HYSD। अभी HYSD तो दे दिया, लेकिन इसने ये नहीं बताया HYSD टेंशन में निकालना कंप्रेशन में। जब तक कुछ नहीं मेंशन करे आप टेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे।
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, 0.87 FI इंटू में 5 डिवाइड बाई कितना था 6.4 इंटू में टाउ बी डी। सारे ही डाटा गिवन दे रखा है, आपको FI दे रखा है कितना दे दिया 500, टाउ बी डी गिवन दे दिया 1.2, डायमीटर आपको गिवन नहीं दिया, तो डायमीटर के टर्म में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट डाटा लिख देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा जाया हो जाएगा। 56.64 इंटू में डाया। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको पता चल गया हो किस तरह क्वेश्चन करना है। एक और सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर M20 ग्रेड, M20 के लिए कितनी थी 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। इफ़ FE 415 ग्रेड इज यूज्ड इन कंप्रेशन, कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ। कंप्रेशन का दे दिया और क्या दे दिया FE 415, यानी HVST की बात कर रहा है, और टाउ बी डी की वैल्यू कितनी दे दी, इधर लिख देता हूँ इसको बराबर में, टाउ बी डी की वैल्यू दे दी 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सोल्व कर दो। कितना हो गया, कहाँ गया, FE 415 और आपका टाउ बी डी की वैल्यू 1.2 न्यूटन। हाँ, निकालना क्या है डेवलपमेंट लेंथ, किसमें निकालना है HYSD इन कंप्रेशन। कंप्रेशन का फॉर्मूला कौन सा था, लास्ट वाला था क्या, 8 हो जाएगा, यानी 0.87 FY इंटू में 5 डिवाइड बाई 8 इंटू में टाउ बी डी। FI की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, ठीक है, FI की वैल्यू कितनी है 415 और टाउ बी डी की 1.2, डायमीटर गिवन नहीं दिया तो डायमीटर के टर्म में कैलकुलेट कर लो। मुझे मेरा आंसर आ जाएगा 37.6, जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया 37.6 इंटू में डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ बार, तो ये आपका डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप क्या करो, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।